प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लेके आ चुके हैं द 10 मिनट शो की सीरीज का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग भूगोल वाले पार्ट से चौथे लेसन को करने वाले हैं कृषि के बारे में। तो कृषि में जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग धान गेहूं मक्का इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे इस लेसन में। और यहाँ इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चौथा लेसन है आपका यहाँ पे कृषि। तो आ जाइए हम लोग इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आज का, कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन काटने और जलाने, दहन मानो जलाना, कर्तन दहन कृषि यहाँ पे नाम लिया गया है। तो कर्तन दहन कृषि जिसे आप झूम कृषि भी कहते हैं, वो कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बता दें ये झूम कृषि ऐसी कृषि होती है जैसे जो अक्सर गरीब देशों में ऐसा होता है। हालांकि पहले भारत के भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है, जंगल वगैरह को जो बड़े पेड़ होते हैं उनको काट लिया जाता है। इसके अलावा छोटे पेड़ पौधों को जला उला के और उस जगह को खाली करके वहां पे खेती की जाती है। और ऐसा मात्र 2-3 सीजन खेती होती है, 1-2 साल 3 साल खेती होती है। उसके बाद धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और वो कम उत्पादन हो पाता है वहां पे। इसलिए उस जगह को छोड़ के फिर अगले जगह ये जला देते हैं, फिर अगले जगह को साफ करके वहां पे खेती करते हैं। 2-3 साल वहां करने के बाद फिर अगले जगह को जला देते हैं। इस तरह की खेती को कहते हैं झूम कृषि या झूम खेती। तो ये ज्यादातर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि मिजोरम पूर्वोत्तर में पड़ता है अपना, तो मिजोरम वाले क्षेत्र में यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला सोपान कृषि। सोपान कृषि को हम लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इसे सीढ़ीदार खेती भी बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होती है वो सीढ़ीदार टाइप की होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ढाल वाली भूमि पर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? ढाल वाली भूमि पर। अगला है, निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? रोपड़ कृषि, रोपड़ का मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे जो भी हम पौधों को लगा रहे हैं उसके, जैसे आप धान है ना तो धान की रोपाई करते हैं, गन्ना है गन्ने की रोपाई करते हैं। मतलब बीज को नहीं बोया जाता है, बल्कि वही पेड़ या पौधा का जो टुकड़ा होता है या फिर उसके छोटे छोटे नर्सरी से पौधों को हम लोग क्या करते हैं, धसाते हैं, रोपते हैं। तो ऐसे में कपास हो जाएगा, कपास। बाकी सबके हम लोग गेहूं क्या होता है, गेहूं का बीज बोया जाता है, तिलहन कोई तिल वाले का बीज बोया जाता है। यहाँ पे दाल का भी वो बीज बोया जाता है, लेकिन कपास का रोपाई होता है। अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन एक फलीदार फसल है? तो फली निकलती है, जो मटर की फली, अरहर की फली। तो ये जो दाल वाली बातें होती हैं उनमें से फलियां निकलती हैं। तो ये फली वाला जवाब हो जाएगा अपना दालें। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना जो होता है, घास के जो मैदान होते हैं उन्हें हरा सोना कहा जाता है। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? हरा सोना। जैसे काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना हम लोग कहते हैं किसको? कोयला को कहते हैं काला सोना। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों को बोने का समय। जब भी नाम आ जाए रबी की फसल, तो रबी जो है वो उस समय को याद रखिए। रबी को गेहूं से याद रखिए। किससे याद रखना है हमको? गेहूं से। हम लोग सभी लोगों को पता है कि गेहूं की खेती कब की जाती है, गेहूं कब बोया जाता है। तो देखिए भाई, गेहूं जब भी बोया जाता है और उसके साथ में जितने भी और फसलें तैयार की जाती हैं वो सारे के सारे रबी के समय की फसलें हो जाएंगी। और गेहूं कब बोया जाता है? अभी आप देख रहे हैं करीब करीब अब धान कटने वाला है और इसके बाद गेहूं बोया जाएगा हम लोग यहाँ। तो एक करीब करीब यही अक्टूबर से दिसंबर तक के महीनों में बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। आप देखिएगा गेहूं को हम लोग काटते हैं मार्च से अप्रैल वाले समय में। मार्च अप्रैल में हम लोग इसे काट के और हम लोग अनाज को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए रबी की फसलों के बोने का समय क्या होता है, तो अक्टूबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है। रबी के फसल में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? जो भी गेहूं हो गया, सरसों हो गया यहाँ पे, क्योंकि गेहूं के साथ सरसों भी बोते हैं हम लोग। मटर हो गया, ये जैसे चना हो गया, ये सब कैसे आ जाएंगे? रबी के फसल में आ जाएंगे। अगला है खरीफ की फसल। तो खरीफ को आप किससे याद रखेंगे? धान से। धान चावल, समझे? तो ये खरीफ जो होता है वो कब बोए जाते हैं? तो धान कब बोते हैं हम लोग? जून जुलाई के महीने में बोते हैं और यही करीब करीब अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो ये जून जुलाई के महीने में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई के महीने में। और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है और इसे बोया जाता है, हम लोग बोते हैं यहाँ पे जून जुलाई में। खरीफ का नाम आ गया तो खरीफ माने धान। धान के समय में यहाँ पे जो भी इसके धान के साथ हम लोग बोते होंगे वो हो जाएगा किसके साथ? खरीफ की फसल में आ जाएगा। अगला है, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया। देखिए भाई, इनकी जो सीमाएं होती हैं उनको हम लोग मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ संसाधन है उसको कुछ भागों में बांटते हैं। तो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ, जैसे कि मछली पालन हो गया, जैसे कि खेती हो गया, जो जिसमें जो प्राकृतिक चीजों का यूज करके और तैयार किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, अक्सर वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? प्राथमिक में आ जाती हैं। तो यहाँ पे अधिकांशतः जो खेती होती वाला चीज होता है वो सब किसमें आ जाता है? जो प्राकृतिक चीजें होती है वो सब किसमें आ जाता है? प्राथमिक सेवा में आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद, निम्न में से कौन सा उच्च कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो भाई सबसे बढ़िया प्रणाली की खेती होती है रोपड़ खेती, यानी रोपड़ कृषि। अच्छा, इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो रोपड़, गेहूं की रोपाई करते हैं क्या? नहीं। चना की रोपाई करते हैं? नहीं। मूंगफली की रोपाई करते हैं? नहीं। सबका बीज बोया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा अपना गन्ना। गन्ने की हम लोग क्या करते हैं? रोपाई करते हैं। देखिएगा गन्ने के इतने छोटे छोटे टुकड़े काट काट के उसे लगाया जाता है, रोपा जाता है। अच्छा, अगला, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की अभी चर्चा की हम, गेहूं के साथ जो भी बोते होंगे, गेहूं, सरसों, चना, ये सब क्या हो जाएंगे? रबी की फसल। तो यहाँ पे गेहूं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेहूं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से रबी की फसल है तो अब की बार गेहूं नहीं है तो क्या आ जाएगा, चना आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कपास की खेती के लिए, कपास काली मिट्टी, कपास कहाँ पे उगाया जाता है, ज्यादातर काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है। इसके बाद आगे, भारत में सर्वाधिक रबड़, सबसे ज्यादा रबड़ केरल में, सबसे ज्यादा रबड़ आपका उत्पादन होता है केरल के साइड में। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को हम लोग पालने को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। जैसे रेशम कीट पालन को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, ऐसे ही हार्टिकल्चर जो होता है, हार्टिकल्चर का मतलब होता है यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर थोड़ा सा गलती से गलत लिख दिया गया है। फ्लोरिकल्चर शब्द से मतलब है फूलों के उत्पादन से, फूलों का उत्पादन होता है, फूलों का उत्पादन होता है क्या, फ्लोरिकल्चर। हाँ, हार्टिकल्चर होता है अपना, हार्टिकल्चर आ जाएगा बागवानी से रिलेटेड, किससे आ जाएगा, बागवानी से रिलेटेड हो जाएगा, बागवानी से रिलेटेड हो जाएगा हार्टिकल्चर। ऐसे कुछ और कल्चर याद रखेंगे, जैसे कि हम लोग याद रखेंगे पीसी कल्चर। क्या याद रखेंगे, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है वो मछली उत्पादन से आ जाएगा, यानी मत्स्य उत्पादन से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब है मछली उत्पादन से या मछली पालन से, ठीक है ना। मत्स्य पालन माने मछली पालन। जैसे कि एपी कल्चर आ जाएगा, एपी कल्चर जो होता है वो होता है मधुमक्खी पालन से। किससे हो जाता है रिलेटेड, मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से। ये याद रखने वाली बातें हैं, एकदम इंपॉर्टेंट बातें हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ये फ्लोरिकल्चर आ जाएगा फूलों का उत्पादन से, यहाँ हार्टिकल्चर बागवानी से आ जाएगा, सेरीकल्चर आप देखें यहाँ रेशम कीट पालन से आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है, रेशेदार मतलब जिसमें से रेशा निकलता है। तो जैसे कपास, कपास भी रेशा निकालने वाला चीज होता है, कपास से रेशे निकाल के उससे तो कपड़े बनाए जाते हैं। जूट भी रेशेदार है, रेशम तो रेशेदार है, यानी ये सारा का सारा जवाब हो जाएगा अपना रेशेदार फसल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो जूट ही तो है भाई, जूट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज्यादा जूट यहाँ पे उत्पादन करता है यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है, तो धान, गेहूं, धान तो आ गया अपना खरीफ का, गेहूं और चना दोनों आ गया कहाँ, रबी का। ये दोनों आ गया कहाँ का, रबी का, और ये आ गया खरीफ का। तो जो बच गया, क्या बच गया भाई, तरबूज। ये कहाँ का हो जाएगा, जायद का। अगला है यहाँ पे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है, श्वेत माने सफेद, सफेद क्रांति, सफेद दूध वाली की जो क्रांति होती है उसे हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से होती है। तो क्रांति का भी कुछ नाम याद रखिए, जैसे मछली उत्पादन को हम लोग क्रांति में देखें तो इसे हम लोग कहते हैं नीली क्रांति। कौन सी क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति। मत्स्य पालन को हम लोग कहते हैं नीली क्रांति। कौन सी क्रांति कहते हैं भाई, नीली क्रांति। ऐसे ही आप कुछ और याद रखें, जैसे कि भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो होती है वो होता है अपना उर्वरक, उर्वरक माने खाद, उर्वरक कहिए चाहे खाद कहिए, खाद उत्पादन से होता है। खाद उत्पादन को हम लोग बोलते हैं क्या, भूरी क्रांति। जैसे गोल क्रांति, गोल होता है आलू, तो गोल क्रांति आ जाएगा कहाँ पे, आलू उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा, आलू उत्पादन से। जैसे रजत क्रांति, रजत क्रांति जो होता है वो किससे आ जाएगा, यहाँ पे अंडे से हो जाएगा, यानी अंडा उत्पादन से। किससे रिलेटेड हो जाएगा, अंडा उत्पादन से। जैसे यहाँ पे आ जाएगा क्रांति में अभी पीली क्रांति, पीली क्रांति। तो यहाँ पे पीली जो क्रांति है वो हो जाएगी तिलहन उत्पादन से, तेल ओल वाले पार्ट से आ जाएगा, तो तिलहन उत्पादन से आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अगला आ जाएगा यहाँ बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति जो होती है वो आ जाएगी कहाँ, किससे, मसाला उत्पादन से। किससे आ जाएगी, मसाला उत्पादन से। तो मसाला उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगी कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। भूरी क्रांति खाद उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन यानी नीली क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से, और बादामी क्रांति मसाले के उत्पादन से। इन बातों को आप हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक वाले से जो प्रकृति से जुड़ा होगा, जैसे मछली पालन हो गया, खेती होती हो गया, इसे प्राथमिक में आ जाते हैं। तो व्यापारी नहीं, डाकिया नहीं, शिक्षक नहीं, मछुआरा एकदम सीधे पोखरा में से मछली पकड़ के ले आता है आदमी, नदी में से मछली पकड़ के लाते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो पहला वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं कृषि एवं सहायक क्षेत्र। अगला है यहाँ पे, अब अगला कुछ नहीं है, हो गया खत्म। तो आपको होमवर्क भी तो मिलना चाहिए ना। तो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि आपको बताना है कि ये जो क्रांति है ना, क्रांति, उसमें एक क्रांति आती है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक का नाम बताना है आपको। तो ये हरित क्रांति के जनक की जो बात होती है वो दो जगह बात होती है। एक तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, और एक पूरे दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो मैं भारत में हरित क्रांति के जनक का तो नाम बता देता हूं। इनका नाम था स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम था इनका, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। आपको बस ये बताना है कि हरित क्रांति के जनक विदेशी कौन, मतलब कि पूरे दुनिया के, ये तो इंडियन हो गए। भारत में इन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया था। हरित क्रांति कहने से तात्पर्य है कि जो भी फसल में उत्पादन है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि करना, समझ रहे हैं। जैसे उन्नत बीज का यूज करके, खाद वगैरह सबका, उर्वरक का यूज करके, अच्छे सिंचाई के साधन और जो है ट्रैक्टर वगैरह आधुनिक उपकरणों की सहायता से उत्पादन को बहुत अच्छे से
करना, ये कहलाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये भारत में इसके उत्पादन के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। लेकिन दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है वोल्टा, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है आपका नॉर्मन बोरलॉग, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चयन करके और हमें जवाब जरूर देना है कि इनमें से कौन सा जवाब जो है वो सही है। तो इसमें से किन्होंने पूरी दुनिया में हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।